आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, एरिया। पहले हमने थोड़ा सा किया हुआ है ना, बिक्रमजीत आपको भी आते हैं ना फॉर्मूले। और स्क्वायर का अगर, हाँ 6 × 7, यस यस। अब हम रेगुलर की बात कर रहे हैं। फॉर्मूला रेगुलर में ही लगता है, अदरवाइज तो सम ऑफ साइड्स ही लिया। 105 मीटर। हु कवर्स मोर डिस्टेंस एंड बाय हाउ मच? 160 मीटर एंड 105 मीटर। रिपीट कर दो क्वेश्चन। Pinky runs around a square field of side 75 meters. Bobby runs around a rectangular field with length 160 meter and breadth 105 meter. Who covers more distance and by how much? कितना आ रहा है? हाँ 530। तो वो कितना ज्यादा हुआ, उसका कितना आया पिंकी का? 300। तो डिफरेंस फाइंड कर दो बस, इजी। हाँ 230 मीटर, ठीक है। और एक क्वेश्चन करो, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 300 मीटर एंड ब्रेड्थ 200 मीटर एट द रेट ऑफ ₹24 पर मीटर। हाँ फेंसिंग के लिए क्या फाइंड करना पड़ता है? यस 300 मीटर लेंथ है और 200 मीटर ब्रेड्थ, कॉस्ट है ₹24 पर मीटर। यस 24,000 रुपीज। ओके, ये क्वेश्चन करो। टू बॉक्सर्स हैव टू फाइट इन अ स्क्वायर arena of side 30 meters. 4 poles are struck into the ground at the 4 corners of the arena. A rope fence is to be put around the poles to keep the spectators away. What length of rope will be required if 2 meters are required for tying the knots? Two boxers have to fight in a square arena of side 30 meters. 4 poles are struck into the ground at the 4 corners of the arena. A rope fence is to be put around the poles to keep the spectators away. What length of rope will be required if 2 meters are required for tying the knots? 28 कैसे? नहीं, टोटल उन्होंने कहा 2 मीटर रोप जो है वो रिक्वायर्ड फॉर टाइंग द नॉट्स। यस, सबका हो गया। बस पेरीमीटर निकाल लो और 2 ऐड कर दो, 2 मीटर एक्स्ट्रा चाहिए। 4 × 30 120 हो गया, 120 में 2 मीटर ऐड कर दो तो 120। आई थिंक ये वाले बहुत इजी है ना, ये तो सबको याद थे, है ना। एरिया का भी कर लेते हैं रिवाइज, फिर आगे चलेंगे। Find the area of rectangle whose length is 4 centimeter, breadth is 2 centimeter. 8 centimeter square सुनना था मैंने। What will happen to the area of a rectangle if its length is doubled and breadth is trebled, तिगुनी। yes, x square नहीं होगा, 6 into, नहीं दोनों x नहीं ले सकते because it is a rectangle. लेंथ x लिया तो breadth y ले लो ना। Yes, 6xy कर सकते हो, ठीक है। And what will happen if its length and breadth both are doubled? हाँ 4 times area, 4xy या 4 into L into B. Okay. What will happen to the area of a square if its side is doubled? Yes. अगला क्वेश्चन करो। A marble tile measures 25 centimeter by 20 centimeter. How many tiles will be required to cover a wall of size 4 meter by 3 meter? Yes. बाकी बच्चों का सबका हो गया? हाँ नहीं, 4 मीटर है बेटा, 4 मीटर और 3 मीटर है और ये सेंटीमीटर है। पहले उनको कन्वर्ट करो सेंटीमीटर्स में। 400 into 300 डिवाइडेड बाय 25 into 20। अब कटिंग करो। A marble tile measures 10 centimeter by 12 centimeter. How many tiles will be required to cover a wall of size 3 meter by 4 meter? Also find the total cost of the tiles at the rate of ₹2 per tile. क्या बेटा? 2 rupees per tile. Yes, सही है। सही है। ये वाली बुक में तो कुछ मिला नहीं मुझे, और बुक निकालती हूँ, 1 मिनट। ये जो अभी हमने क्वेश्चंस किए हैं ये बिल्कुल बेसिक वाले हैं, जहाँ से एरिया स्टार्ट होता है। अच्छा, अब अगले टाइप के क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको यूनिट्स के रिवीजन करवा देती हूँ। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं ना, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे? 10,000। वेरी गुड।
इसी तरह से 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? हाँ, तो 1 डेसीमीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे? 100. यस, वेरी गुड. 1 हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वायर होंगे? 10,000. वेरी गुड. 1 हेक्टोमीटर में 100 मीटर्स होते हैं, सो 100 into 100 10,000 मीटर स्क्वायर होंगे. और 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने हेक्टेयर्स होंगे? 100. यस, क्योंकि 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होता है. हेक्टेयर्स बोलते हैं हेक्टोमीटर स्क्वायर को. ठीक है, तो हेक्टेयर्स मतलब हेक्टोमीटर स्क्वायर. 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर है, तो 1 किलोमीटर स्क्वायर में हो गए 10 into 10 100 हेक्टोमीटर स्क्वायर या हेक्टेयर्स. 100 हेक्टेयर्स. ओके. उसके बाद अगर आपको एक फिगर दी हुई है रेक्टेंगल की और डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी है, उसका फॉर्मूला एक नोट कर लो आप लोग, पहले नहीं करवाया हुआ मैंने. डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. डायगोनल, जैसे एक रेक्टेंगल है उसका जो डायगोनल है दैट इज डायगोनल डिवाइड्स द रेक्टेंगल इन 2 इक्वल पार्ट्स, है ना. 2 ट्रायंगल्स बन जाएंगी और दोनों राइट ट्रायंगल्स होंगी. तो आपको वो पाइथागोरस थ्योरम आती है ना, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है वो बेस मान लिया हमने और जो बेस है वो लेंथ एल. सो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर. और अगर हाइपोटेन्यूज यहाँ पे डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल हो गया ना, तो डायगोनल अगर फाइंड करना है तो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, ये राइट ट्रायंगल्स बन जाती है ना, 2 इक्वल. तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. तो हाइपोटेन्यूज होगा इसका स्क्वायर रूट, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट. ठीक है, और एक फॉर्मूला और नोट कर लो. एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन 4 होल स्क्वायर. अगर आपको पेरीमीटर दिया हो, लेकिन ये आप सीधा भी निकाल सकते हो, साइड स्क्वायर होता है ना, 4 इंटू साइड है तो साइड पहले निकाल के उसका स्क्वायर कर लो, इसकी जरूरत नहीं है फॉर्मूला लिखने की. पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? वेरी गुड. क्योंकि पैरेललोग्राम में जरूरी नहीं 90 डिग्रीज का एंगल बने वहां पे, तो हम ऊपर से किसी भी एक वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं बेस पे. तो फॉर्मूला वही लगेगा, बेस इनटू हाइट. अगर रेक्टेंगल होता है तो उसकी हाइट जो है वो ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल हो जाती है, इसलिए लेंथ इनटू ब्रेड्थ हो जाता है. और यहाँ पे ये बेस इनटू हाइट हो जाएगा. और अगला क्वेश्चन. अच्छा, और रोम्बस भी रिवाइज कर लेते हैं. रोम्बस का एरिया कैसे निकलता है? यस यस, रोम्बस का. ठीक है, हाफ इंटू d1 इंटू d2 एक ये. और अगर बेस और हाइट दिए हो तो बेस इंटू हाइट, वही जो पैरेललोग्राम का एरिया वही रोम्बस का एरिया भी वही यूज होगा. एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? अगर हमें राइट एंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. और इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर हो तो तीनों साइड्स बराबर हो ट्रायंगल की. इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला याद है किसी को? हाँ, रूट थ्री अपॉन 4 इंटू ए स्क्वायर. हाँ, रूट 3 अपॉन 4 इंटू ए स्क्वायर. ए स्क्वायर जो है वो ऊपर आएगा ना, रूट 3 इंटू ए स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 4. ठीक है, और अगर आपने ट्रायंगल की हाइट निकालनी हो तो रूट 3 इंटू साइड अपॉन 2. आपको जो जो फॉर्मूले में करवा रही हूँ अगर आपको याद नहीं है बेशक नोट करते जाओ. एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना हो तो हाफ इंटू डायगोनल इंटू हाइट 1 प्लस हाइट 2 ब्रैकेट में. जैसे एक क्वाड्रिलेटरल है उसका एक डायगोनल ड्रॉ कर लो. ABCD मान लो एक क्वाड्रिलेटरल है. क्वाड्रिलेटरल मीन्स जरूरी नहीं उसके चारों साइड्स आपस में कोई बराबर हैं या नहीं है, हो सकता है चारों ही आपस में बराबर ना हो. तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए हम ट्रायंगल इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, बीच में से एक डायगोनल ले लेते हैं. जैसे मान लो ABCD एक फिगर है, तो A को C से ज्वाइन कर लो या B को D से. हमने A को C से ज्वाइन कर लिया, एक डायगोनल ले लिया. अब हम AC डायगोनल है तो ADC एक ट्रायंगल हो गई और ABC दूसरी ट्रायंगल हो गई. हम अब D से AC पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इधर से B से एक परपेंडिकुलर AC पे ड्रॉ करेंगे. तो ये ट्रायंगल एरिया निकालना है ना, ACD का एरिया होगा हाफ इंटू AC इंटू H2 और दूसरी का होगा ABC का एरिया होगा हाफ इंटू AC इंटू BL से. ठीक है, जो B से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया.
तो दोनों में हाफ AC कॉमन है, दोनों को जब ऐड करेंगे पूरे क्वाड्रिलेटरल के एरिया के लिए दोनों को ऐड किया जाएगा, तो हाफ इंटू डायगोनल इंटू परपेंडिकुलर 1 प्लस परपेंडिकुलर 2 ब्रैकेट में। फॉर्मूला लिखने तो लिख लो, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू हाफ इंटू डायगोनल 1 या AC ले लो इंटू ब्रैकेट में परपेंडिकुलर 1 प्लस परपेंडिकुलर 2 ब्रैकेट क्लोज, हाफ AC इंटू H1 प्लस हाफ AC इंटू H2। अब दोनों में से हाफ AC कॉमन ले लो, हाफ AC इंटू ब्रैकेट में H1 प्लस H2। बस सीधा फॉर्मूला लिख लो, फिगर बना लो एक, अगर बना सकते हो सामने। कर लिया नोट सबने? यस। अगला क्वेश्चन, अगला फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ सर्कल या सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। क्या होता है याद है? यस, वेयर आर इज रेडियस ऑफ द सर्कल और पाई की वैल्यू कैन बी 22/7 या डेसिमल में करना है तो 3.14। पाई वैसे तो एक इरेशनल नंबर है, इसकी वैल्यू काफी लंबी, ये अनलिमिटेड चलता रहता है, इनफाइनाइट है, क्योंकि 22 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो ये इरेशनल नंबर है। 22/7 इटसेल्फ ये तो रैशनल फॉर्म में है, लेकिन जब आप 22 को 7 से डिवाइड करते हो तो वो एक लंबी वैल्यू चलती जाती है, इनफाइनाइट है। सो दिस इज इरेशनल नंबर एक्चुअली, लेकिन हम इसकी फाइनाइट एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू यूज करते हैं सम्स को सॉल्व करने के लिए, 3.14 या फिर 22/7। जहां हमें सूट करता है 22/7 कटिंग के लिए इजी होता है, वहां वो वैल्यू। जहाँ डेसिमल वाले क्वेश्चन हैं उससे कटिंग इजी है तो 3.14। सो 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है और एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड। और कोई फॉर्मूला रह गया? ट्रेपीजियम का एरिया। ट्रेपीजियम क्या फिगर होती है जिसमें टू साइड्स पैरेलल है एंड टू साइड्स आर नॉट पैरेलल। जो दोनों साइड्स पैरेलल है उनको हम बेस 1 और बेस 2 ये नाम दे देते हैं, और उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज परपेंडिकुलर हाइट। ठीक है, सो हाफ इंटू B1 प्लस B2 ब्रैकेट में इंटू H, ये फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का। अब मैं आपको एक B1 और B2, बेस 1 प्लस बेस 2 आमने सामने के बेसिस। ट्रेपीजियम में दो पैरेलल साइड्स ले लेते हैं, ऊपर की साइड को छोटा ले लेते हैं और नीचे जो बेस है वो बड़ा ले लेते हैं। एक बेस B1 हो गया, दूसरा जो उसके अपोजिट साइड है वो बेस 2 हो गया। सो हाफ इंटू B1 प्लस B2 इंटू H, ये फॉर्मूला लगेगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ। एक देयर इज ए वन स्क्वायर विद साइड 60 मीटर and a rectangle whose length is 80 meter and breadth is 60 meter. Find which field has larger area. Okay, एक मिनट। एक फिगर है जिसमें स्क्वायर है, उसमें साइड है 60 मीटर, एक रेक्टेंगल है उसकी साइड है 80 मीटर और दूसरी साइड गिवन नहीं है, लेकिन दोनों का पेरीमीटर सेम है। तो आपने फाइंड करना है विच फील्ड हैज ए लार्जर एरिया। ओके, 100 सेंटीमीटर, 100 तो नहीं आएगा बेटा। एक स्क्वायर है उसकी साइड है 60 मीटर्स और एक रेक्टेंगल है उसकी लेंथ है 80 मीटर और ब्रेड्थ हमें दी नहीं हुई, तो हमें ये दिया हुआ कि दोनों का पेरीमीटर सेम है। पहले हम पेरीमीटर के हिसाब से लेंथ फाइंड करेंगे, इसकी ब्रेड्थ फाइंड करेंगे, दोनों का पेरीमीटर इक्वेट करके उससे ब्रेड्थ निकल आएगी। नहीं, 50 कैसे आएगी? आप फॉर्मूला फॉर्मूला ठीक लगा रहे? हाँ, कितना आया? नहीं, आप उसको x मान लो, ब्रेड्थ को x मान लो पहले। हाँ, b मान लो, चलो 50। हाँ, नहीं 50 नहीं आएगा, 40 आएगा बेटा। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या है? और किसका हो गया ये? अनमोल आपका हुआ स्क्वायर का। 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड होता है बेटा। हाँ हाँ, 240 आ गया ना, नहीं करना आ रहा। देखो स्क्वायर का पेरीमीटर है 4 इंटू साइड, 4 इंटू 60 240, और रेक्टेंगल का भी पेरीमीटर वही है जो स्क्वायर का है, तो 240 इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी करो, वहां से बी की वैल्यू निकालो। अब करो, आ गया ना? हाँ, बी 40 आ गया। अब दोनों का एरिया निकाल लो, रेक्टेंगल का भी और स्क्वायर का भी। अब हो जाएगा 80। हाँ, इसका 3600 और दूसरा रेक्टेंगल का। हाँ ठीक है, दोनों में से किसका ज्यादा एरिया है? यस, बस पहुंच गए आप आंसर पे। अगला क्वेश्चन करो। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो 3:2
If the area of the field is 3456 meter square, find the cost of fencing the field at rupees 3.50 per meter. एरिया है 3456. कितना दोबारा बोलो. हाँ ठीक है, यहाँ से x निकाल लो. नहीं फिर कॉस्ट, हाँ 576, फिर इसका स्क्वायर रूट लो. इसमें फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग. इसका रेट है 3.50 रुपीज पर मीटर. 300 नहीं, अभी आपने x कितना निकालना था, पहले लेंथ निकालो ना पूरी. 3:2 रेशो थी. नहीं गलत आ रहा है. 3:2 रेशो थी लेंथ और ब्रेड की. यस 840 राइट आंसर. वेरी गुड. इसका मतलब इस टाइप की थोड़ी रिवीजन की जरूरत है ना. ओके अगला क्वेश्चन करते हैं. द कॉस्ट ऑफ टर्फिंग अ रेक्टेंगुलर फील्ड एट 85 पैसे पर स्क्वायर. इसमें थोड़ी कैलकुलेशंस आ गई. ये रहने. द शेप ऑफ ए गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडल एंड सेमी सर्कुलर एट द एंड्स. फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन. अब ये एक हाँ जैसे गुलाब जामुन होता है, कैप्सूल होता है, कैप्सूल को टच किया हुआ है आपने. कैप्सूल पता है बेटा आपको भी अनमोल. हाँ सिलेंड्रिकल. उसके जो दोनों एजेस हैं, जैसे गुलाब जामुन होता है लंबे वाला, गुलाब जामुन भी ऐसी शेप में होता है, या राउंड होता है या लंबा वाला. हाँ इसके ना दोनों तरफ ना सेमी सर्कल बन जाता है, इस तरह की शेप. ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप. तो ऐसे वाला है ये गार्डन. ठीक है, ये सेंटर में जो है, मिडल में तो रेक्टेंगल शेप शो कर रहा है, लेकिन इसके दोनों किनारे जो हैं वहां पे सेमी सर्कल बन रहा है, वहां पे गोलाई है. ओके तो इसका 7 मीटर इसका वो है कह लो डायामीटर सेमी सर्कल का, और पूरी लेंथ जो है इसकी 20 मीटर्स की है. आपने एरिया ऑफ गार्डन का तो मैं सिखाऊंगी. 20 हाँ पूरी लेंथ. डायामीटर 7 मीटर का हो गया. हाँ 140 तो अंदर का पार्ट हो गया ना, सेमी सर्कल्स एरिया. और 20 into 7 नहीं लोगे बेटा. 20 जो है पूरी लेंथ है. 20 में से 7 माइनस हो जाएगा, क्योंकि 3.5 तो उसका जो है सर्कुलर पार्ट है. उसका डायमीटर जो है वो 7 है, तो हाँ 7 का हाफ 3.5 हो गया ना. सो 3.5 इधर और 3.5 उधर, 7 टोटल माइनस हो जाएगा 20 में से, तो ये 13 रह गया. इसमें एरिया ऑफ गार्डन, पहले आप रेक्टेंगुलर पार्ट का एरिया निकाल लो, फिर आप उसका 129.5 आ गया. यस वेरी गुड, बिल्कुल सही है. अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा है, कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है, तो आप बीच बीच में डाटा कैलकुलेट करके मुझे बताते जा सकते हो. ठीक है. द डायमेंशंस ऑफ ए रूम आर 16 into 14 into 10. इसका मतलब लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दी हुई है 16, 14 एंड 10 मीटर. देयर आर 4 विंडोज ऑफ साइज 1.3 meter by 1.4 meter and 2 doors of 2 meter by 1 meter. What will be the cost of whitewashing the walls and painting the doors and windows if the rate of whitewashing is rupees 5 per meter square and rate of painting is rupees 8 per meter square? हाँ 1.3 by 1.4, विंडोज हैं 4. यस 7.28. ठीक है, 4 वहां से आया था, 7.28 यहाँ आया, तो मिला के कितना हो गया 11.28. ठीक है, और टोटल एरिया कितना होगा 16 into 14 into 10. एरिया कैसे निकालोगे? 16 लेंथ है, 14 वो है ब्रेड्थ और 10 हाइट है. इंटू तो करना नहीं, वॉल्यूम थोड़ी निकाल रहे हैं हम. सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद है, 2 into LB plus BH plus HL. लगाओ कितना आ रहा है. नहीं मीटर्स में रहने दो ना, सब कुछ मीटर में है. 16 plus 14 into 2 into 10. 16 plus 14 नहीं बेटा, 16 plus 14 30 हो गया. 30 into 2 60 into 10 600. 600 मीटर स्क्वायर में से 600 मीटर स्क्वायर आ गया 4 वॉल्स का एरिया. उसमें से हम माइनस कर देंगे ये 11.28, तो बाकी आ गया 588.72. अब इसका कॉस्ट निकालेंगे वाइट वॉशिंग का, और जो विंडोज है, विंडोज का एरिया आया था 7.28 और डोर्स का आया था 4, मिला के 11.28 मीटर स्क्वायर. हमने अलग अलग वॉल्स का एरिया और विंडो और डोर का निकाल लिया. जो पेंट वाला खर्चा है वो
डोर और इसका 11.28 मीटर्स के हिसाब से 8 रुपीज़ का खर्चा इंटू करके 90.24 रुपीज़ आ गया, और वाइट वॉशिंग और पेंटिंग का मल्टीप्लाई करके आ गया आपका 3033 रुपीज़ 84 पैसे। थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा थी। मेथड समझ आ गया ना? अगर आपको छोटा सम दिया जाए, मेथड तो क्लियर हो गया ना कि हमने पूरी वॉल का एरिया निकाला, उसमें से 4 विंडोज, एक विंडो का निकाल के उसको 4 गुना करके विंडोज का निकाल दिया, और 2 डोर्स है, एक डोर का एरिया निकाल के डबल करके वो एरिया दोनों को माइनस करके बाकी हमारे पास जो व्हाइट वॉश होना है उतना एरिया निकल आया, और विंडो और डोर का टोटल एरिया 4 विंडो और 2 डोर्स का मिला के जितना आया वो पेंट का खर्चा उसके अकॉर्डिंग उस एरिया का पेंट का जो भी खर्चा है पर मीटर स्क्वायर वो लगा देना, और जो इधर है व्हाइट वॉश का वो 4 वॉल्स में जितना खाली एरिया बचा। ठीक है, क्वेश्चन तो समझ आ गया ना सबको? क्वेश्चन क्लियर हो गया बेटा? अनमोल आपको भी? ठीक है, चलो कल कंटिन्यू करेंगे। हम पहले ये थोड़े थोड़े लेवल वाले कर लेंगे ना, फिर तभी हाई लेवल पे जाएंगे, ये वाले थोड़े अच्छे से आ जाए, क्योंकि हमने बहुत टाइम से ये किया ही नहीं ना टॉपिक, इसलिए थोड़ा बहुत भूल रहा है वो आपको, है ना? ओके बाय। अच्छा हाँ, मैं ना